हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपको आज ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास एवं ज्ञानात्मक विकास के बारे में बताऊंगी। गाइस, अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस, ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के 3 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप विधि निर्माण चरण, दूसरा प्रतिमात्मक चरण, तीसरा प्रतीकात्मक चरण। इन्हीं के अन्य नाम हैं ये। विधि निर्माण चरण के नाम है अन्य क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको, क्रिया निर्माण अवस्था भी इसको कहते हैं, निर्माण विधि अवस्था भी कहते हैं और इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। प्रतिमात्मक चरण को प्रतिबिंबात्मक चरण भी कहते हैं, छायात्मक अवस्था कहते हैं, आइकॉनिक स्टेज भी कहते हैं। प्रतीकात्मक चरण को सांत्यिक अवस्था भी कहते हैं, चिन्ह आधारित चरण भी कहते हैं, सिंबॉलिक चरण भी कहते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। गाइस, देखिए ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1915 में और इनकी मृत्यु 5 जून 2016 में हुई थी। इनका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इनकी पहचान विश्व के एक जाने माने संज्ञानात्मक तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक के रूप में होती है। पियाजे की तरह ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का व्यापक अध्ययन किया। इन्होंने संज्ञानात्मक संबंधी अध्ययन सबसे पहले प्रौढ़ों पर, बाद में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों पर और फिर 3 साल के बालकों पर और फिर नवजात शिशुओं पर किया। इनका मानना था कि बालक उन बातों को अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक हैं। इनके अनुसार बालक को ज्ञान की संरचना से परिचित करवाना चाहिए जिससे वह भविष्य में कोई गलती ना करें। इनकी चर्चित पुस्तकें देखिए कौन कौन सी हैं। ब्रूनर एक प्रतिष्ठित लेखक भी थे। उनकी कुछ चर्चित पुस्तकों के नाम: ए स्टडी ऑफ थिंकिंग 1956 में, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960 में, टू ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन 1966 में, प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ 1968 में, द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन 1971 में, द कल्चर ऑफ एजुकेशन 1996 में। इनके चरण के बारे में पढ़ेंगे हम। इन्होंने कौन कौन से चरण बताए हैं। ब्रूनर ने बच्चों की ज्ञानात्मक योग्यता के विकास के लिए 3 विधियों या 3 चरणों का सुझाव दिया। पहला बताया इन्होंने विधि निर्माण चरण। इसी को क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसे ही क्रिया निर्माण अवस्था या फिर इनएक्टिव स्टेज, इंग्लिश में सिर्फ इसका एक ही नाम है और हिंदी में आपको इसके कई नाम मिल जाएंगे। यह है जन्म से 3 वर्ष, नहीं गाइस, जन्म से दो वर्ष की अवस्था होती है। ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। ये इस अवस्था में एक बालक के अधिकांश क्रियाकलाप गामक शारीरिक होती हैं, जो गामक नाड़ियों से संबंधित होती हैं। इस अवस्था में बालक तभी सोच सकता है जब कोई वस्तु या घटना स्थूल रूप से उसके सामने हो। इसमें बालक वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है। कल्पना करने की सोच बालक में विकसित नहीं होती। गोलाकार या त्रिभुजाकार आकृति के कल्पना वह तभी कर सकता है जब उसे वह आकृति दिखाई जाएगी। यह अवस्था गामक क्रियाओं की अवस्था होती है। इसलिए यह बालक के प्रत्यक्ष वातावरण में वस्तुओं और घटनाओं की ओर गामक अनुक्रियाओं का चरण होता है। जिज्ञासा के कारण बालक वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है। इस चरण में बालक जो भी सीखता है वह गामक क्रियाओं का परिणाम है। ये जो स्टेज होती है बालक की जन्म से लेकर 2 साल तक की, इसमें जो कुछ सीखता है सब कर करके सीखता है। हाथ पर चला कर करता है। सारी गामक क्रियाओं के द्वारा यानी जो शरीर के द्वारा जितनी क्रिया करता है उनके द्वारा ही सीखता है। जैसे हाथ पर चलाना, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को उछालना, किसी को फेंकना, मरोड़ना, तोड़ना, ये सब गामक क्रियाओं के द्वारा करता है। और जो सामने चीज़ दिखाई देती है सिर्फ उसी पर क्रिया करता है, उसको कल्पना करना नहीं आता। फिर दूसरा होता है प्रतिमात्मक चरण या फिर प्रतिबिंबात्मक कह लो, इसको छायात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, इसे प्रतिमा आधार भी अवस्था कह सकते हैं और इसको आइकॉनिक स्टेज भी कहते हैं। ये होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। ये ढंग बालक में यह उम्मीद रखता है कि जिस वस्तु का विचार उसके मन में आ रहा है वह उस चित्र या
दृश्य को वह महसूस भी करे। यह चरण पहले चरण के बाद ही विकसित होता है, क्योंकि जब तक बालक किसी वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से को नहीं देख लेगा, उसकी छवि या छाया उसके मस्तिष्क पर कैसे अंकित होगी। आइकॉनिक ढंग का चिंतन पियाजे द्वारा वर्णित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ही समान है। देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि बच्चा इस अवस्था में बच्चा उसी पे चिंतन कर सकता है जिसको वह पहले देख चुका हो। जब वो पहले एक बार किसी को देख लेगा तो बाद में उस पर अच्छी तरह चिंतन मनन कर सकता है। और ये जो आइकॉनिक स्टेज है, पियाजे द्वारा वर्णित संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके ही समान है ये। फिर तीसरी है प्रतीकात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था, चिन्ह आधारित चरण या सिंबॉलिक स्टेज। इसमें बताया गया है ये 7 से 15-16 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह उच्च स्तर का चरण होता है। इसमें बालक अमूर्त विचारों की व्याख्या कर सकता है। प्रतीकात्मक ढंग से सोचने का तरीका बालक में इनेक्टिव व आइकॉनिक ढंग के बाद ही आती है। यह स्थूल से सूक्ष्म, सरल से विशिष्ट की ओर बढ़ने वाली अवस्था है। ब्रूनर की यह अवस्था पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था के समान है। देखिए, जब बच्चा दूसरी अवस्था और पहली अवस्था को पार कर लेगा तभी वह तीसरी अवस्था में प्रवेश करेगा। और यह स्थूल से सूक्ष्म, सरल से विशिष्ट की ओर बढ़ने वाली अवस्था है। यानी कि जब बच्चा किसी चीज को देख लेगा तो उसकी फिर वो बाद में कल्पना भी कर सकता है। फिर बाद में उसके बारे में जब कोई चर्चा करी जाएगी तो उसके बारे में वो विस्तार से बता भी सकता है। और ये सबसे सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। उसमें भाषा का बहुत विकास होता है इस अवस्था में। फिर देखिए, अनुदेशन प्रक्रिया के पहलू या विशेषताएं। जो ब्रूनर ने जो बताया उसमें अनुदेशन प्रक्रिया के 4 महत्वपूर्ण कारक या विशेषताओं का सुझाव दिया है। एक, शिक्षार्थी की पूर्व प्रवृत्ति। इसका अर्थ बालक की सीखने की तत्परता से है। ब्रूनर के अनुसार अधिगम आंतरिक होता है, उसे जागृत या उत्तेजित करना होता है। इसलिए अध्यापक को चाहिए बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करे। यानी कि जो सीखना होता है वो कभी भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। जब तक बच्चा अंदर से जागृत नहीं होगा, जब तक उसके अंदर से इच्छा नहीं होगी सीखने की, तब तक वह बच्चा सीख ही नहीं सकता। इसलिए जो अध्यापक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको चाहिए कि बच्चों को अंदर से सीखने के लिए प्रेरित करे। ज्ञान की संरचना। इसके अनुसार अध्यापक को शिक्षार्थियों के आयु स्तर और ग्रेड को ध्यान में रखकर विषय वस्तु की संरचना करनी चाहिए, जिससे बालक को आधारभूत ज्ञान विकसित होकर तीनों अवस्थाओं का ज्ञान विकसित हो सके। जैसे हम किसी बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान करवा रहे हैं, तो पहले कंप्यूटर के हमें हार्डवेयर के बारे में उसके बारे बताना चाहिए कि बेटा ये माउस है, ये कीबोर्ड है, और ये इसका स्क्रीन है। जब संरचना समझ जाएगा कंप्यूटर की, तो आसानी से कंप्यूटर के बारे में जान जाएगा, कंप्यूटर को सीखना भी आ जाएगा। वो उसका स्थायी ज्ञान माना जाएगा। क्रमबद्धता। ब्रूनर विधि निर्माण से प्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक आगे बढ़ने की प्रक्रिया बताता है। अध्यापकों को इन अवस्थाओं को ध्यान में रखकर क्रमबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। यानी बच्चे को सरल से कठिन की ओर लेकर जाना चाहिए, ना कि कठिन से सरल की ओर। पहले बच्चे को पहले उसके किसी वस्तु को दिखाना चाहिए, फिर उसके बारे में उसकी जानकारी देनी चाहिए। फिर वो बच्चा इस लायक हो जाएगा कि वो उस वस्तु पर, उस विषय पर चिंतन मनन कर सके। पुनर्बलन। पुरस्कार और दंड बाहरी पुनर्बलन की विधियां हैं, लेकिन अस्थायी संतुष्टि देने वाले पुरस्कार की तुलना में ब्रूनर आंतरिक पुनर्बलन को अधिक उपयोगी मानता है। देखिए, जैसे आना हम सब करते हैं कि कभी बच्चे जब अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार देते हैं, और जब कोई गलत काम करता है तो उसको दंड देते हैं, तो है ना। लेकिन ये अस्थायी संतुष्टि होती है। और ब्रूनर कहता है कि हमें आंतरिक पुनर्बलन यानी कि अंदर से प्रेरित करना चाहिए। उसे अंदर से जब वो खुद से बिना किसी लालच के दंड या बिना पुरस्कार की इच्छा के जब वो काम करेगा तो काम अधिक स्थायी माना जाता है। फिर है ब्रूनर के सामान्य विकास एवं अनुदेशन सिद्धांत के तर्क आधार। ज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में अधिगम एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें 3 क्रियाएं शामिल होते हैं: नए ज्ञान की प्राप्ति, नए ज्ञान का रूपांतरण, नए ज्ञान का मूल्यांकन। ये तीनों जो चीजें हैं ये बालक की जो 3 अवस्थाएं इसने बताई थी उसी से संबंधित है। देखिए, बालक पहले नया ज्ञान की प्राप्ति करता है, फिर उस ज्ञान में उसको परिवर्तन करता है वो,
और फिर बाद में जब फिर वो इन दोनों को पार करके फिर वो इस लायक हो जाता है उस ज्ञान का मूल्यांकन भी कर सके। बालकों के वांछित संज्ञानात्मक विकास हेतु अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण बहुत जरूरी है। यानी कि अगर बालक को हमें कोई चीज सिखानी है तो उसके लिए अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, यानी कि उसको बातचीत करना आपस में, अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ बातचीत करना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। स्कैप फोल्डिंग यानी सहयोग, माता पिता, अध्यापकों, साथी, विद्यार्थियों और विषय विशेषज्ञों के सक्रिय सहयोग से बालक को सीखने में मदद मिलती है। गाइस, ये जो स्कैप फोल्डिंग जो शब्द है ये सबसे पहले ब्रूनर ने इस्तेमाल करा था। इसके बारे में जो सबसे पहले जो स्कैप फोल्डिंग का शब्द का यूज जो है ब्रूनर ने अपने इस थ्योरी में किया था, जिसका अर्थ है कि अपने से बड़ों की मदद लेकर किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु की, मतलब किसी अपने ज्ञान को बच्चा सीखने में उसको बहुत हेल्प मिलती है जब किसी बड़ों से मदद लेता है। फिर है भाषा का विकास। भाषा के ज्ञान से पहले बालकों में जो विचार पनपते हैं उनकी आधार भूमि वे खेल तथा संस्कृति परिवेश के रीति रिवाज होते हैं जिनमें बालक पलते हैं। बाद में बड़ों के साथ होने वाली अंतःक्रिया बच्चों के भाषा विकास में सहयोग करती है। यानी कि पहले बच्चा है ना अपने खेल से और सांस्कृतिक परिवेश में पलता है, उन्हीं से थोड़ी थोड़ी भाषा सीखता है। फिर बाद में वो बड़ों के साथ जब बातचीत करता है तो फिर उसका भाषा का विकास होता है। आत्म खोज, उनके अनुसार बालकों में अगर संज्ञानात्मक विकास करना है तो उन्हें स्वयं अपने प्रयत्नों से सूचनाएं प्राप्त करनी होगी, ज्ञान की खोज करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यानी कि अगर बच्चे को अपना संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसे खुद खोज के पढ़ना चाहिए, खुद खोज के सीखना है उसको। सक्रिय भावना, ब्रूनर के अनुसार अगर बालक अपना उचित संज्ञानात्मक विकास चाहता है तो उसे नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए स्वयं प्रयत्न करने होंगे। यानी कि सक्रिय होकर भागीदारी करनी पड़ेगी कोई भी ज्ञान जो उसको सीखना है। कुंडलाकार पाठ्यक्रम, ब्रूनर ने बालक की विद्यालय शिक्षा योजना में स्पाइरल करिकुलम की अवधारणा को हमारे सामने रखा। अब देखिए गाइस, अब हम करेंगे प्याजे के सिद्धांत से ब्रूनर के सिद्धांत की तुलना। ये जो ब्रूनर का जो सिद्धांत है, प्याजे के जो सिद्धांत है उसी का विकल्प कह सकते हैं इसे हम। तो देखिए पहले तो हम असमानताएं पढ़ेंगे प्याजे की, ब्रूनर की। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन करा है और वहीं ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। प्याजे ने अपने सिद्धांत में बड़ों के द्वारा मार्गदर्शन, बालकों के साथ अंतःक्रिया, वार्तालाप, संप्रेषण की भूमिका को नकार दिया है, लेकिन वहीं ब्रूनर ने इस बात पर जोर दिया कि सक्रिय वार्तालाप, संप्रेषण और मार्गदर्शन के रूप में बड़ों से की जाने वाली अंतःक्रिया बालकों के संज्ञानात्मक विकास में जरूरी होती है। यानी कि बड़ों की भागीदारी, बड़ों से वार्तालाप, संप्रेषण, प्याजे ने इस बात को बिल्कुल मनासा कर दिया कि नहीं, बच्चा है ना अपनी खुद से अपनी 4 अवस्थाओं से सीख लेगा। लेकिन ब्रूनर ने कहा है कि जब हम है ना कि बड़ों से वार्तालाप करेंगे, अपने साथियों से चर्चा करेंगे तो हम जल्दी सीख जाएंगे। प्याजे के अनुसार पाठ्यक्रम का आयोजन सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म सिद्धांतों का अनुगमन करना चाहिए। और जब ब्रूनर ने कहा कि एक पाठ्यक्रम कुंडलाकार होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो जिस सरल से कठिन की तो हो, लेकिन पिछली कक्षा में जो पढ़ाया गया है उसकी चर्चा आगे की कक्षा में भी होनी चाहिए। अब इनकी देखिए समानताएं दोनों ने ही बताया कि व्यक्ति का ज्ञानात्मक विकास उसकी संज्ञानात्मक संरचना और वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। दोनों ने ही बालकों के संज्ञानात्मक विकास एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया को प्रस्तुत करा है। देखिए दोनों ही बताते हैं कि जो बच्चे का जो विकास होता है वह उसके वातावरण के बीच और उसके जो उसका संरचना होती है, संज्ञानात्मक संरचना और वातावरण, इनके बीच जो अंतःक्रिया होती है उसी का रिजल्ट होता है सीखना। और दोनों ने बताया कि जो सीखना होता है ना, संज्ञानात्मक विकास होता है वह क्रमबद्ध तरीके से होता है। दोनों ही रचनात्मकता के वाद के प्रणेता हैं, क्योंकि दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि बालक ज्ञान की प्राप्ति उसके स्वयं के प्रयत्नों या खोज से करता है। और दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि अध्यापक को बालक के अनुदेशन प्रारूप तैयार करने से पहले बालक के संज्ञानात्मक विकास का स्तर पता कर लेना चाहिए।
देखिए गाइज, अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट तो मुझे ज़रूर करें, जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। प्लीज़ गाइज, कमेंट में मुझे फीडबैक दोगे आप, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। थैंक यू गाइज, ओके बाय।